1 अक्टूबर की रात को इसराइल से ये वीडियोस हमारे सामने आई। ये वीडियोस कोई दिवाली पर चलने वाले पटाखों की नहीं है, बल्कि ये 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स थी जो ईरान ने इसराइल पर दागी। इन मिसाइल्स को लॉन्च करने के ऑर्डर डायरेक्ट ईरान के हेड ऑफ स्टेट और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी ने दिए थे। IRGS यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि हमारी ज्यादातर मिसाइल्स ने इसराइल को हिट किया। हालांकि इसराइल ऑफिशियल्स ने कहा कि हमने ज्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू। इन मिसाइल्स की बहुत ज्यादा ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियल वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसमें मुसाद के हेडक्वार्टर और नेगेव डेजर्ट में मौजूद मिलिट्री बेस की वीडियोस भी हमारे सामने आई। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इस पर बहुत पछतावा होगा और ईरान की हालत जल्द ही पैलेस्टीन और लेबनान जैसी हो जाएगी। Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. 9 अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो उसके बाद इसराइल ने पैलेस्टीन पर लगातार एक साल बमबारी की। बहुत सारे मुल्कों ने तो इसे जेनोसाइड कह दिया। 2.3 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो गए, 43,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, जिसमें 60% बच्चे और औरतें थी। 2023 में स्टार्ट होने वाली इस जंग में अब बहुत सारे मुल्क हिस्सा ले रहे हैं। लेबनान से हजबुल्ला ने भी कह दिया कि हम ऑफिशियली तौर पर अब इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। यमन से हुतीज ने भी यही बात की और पैलेस्टीन से हमास तो इसराइल के खिलाफ जंग लड़ ही रहे हैं। बहुत ज्यादा मुल्कों ने तो इसे वर्ल्ड वार 3 भी बोल दिया है कि जल्द ही ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। बहुत हैरानी की बात है कि आफ्टर 32 ईयर किसी मुल्क ने इसराइल पर इस तरह से मिसाइल लॉन्च किए हों। इससे पहले 1991 की गल्फ वार में ये हिम्मत सद्दाम हुसैन ने की थी। तो अचानक क्या हो गया कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स लॉन्च कर दिए। ईरान ऑफिशियल ने कहा कि हमने सिर्फ रिवेंज लिया है उन हमलों का जो इसराइल ने हमारे सीनियर लीडर्स पर किए। जैसा कि 1 अप्रैल 2024 को इसराइल ने सीरिया के कैपिटल दमिश्क में मौजूद ईरान की एम्बेसी पर हमला किया और हाफ डजन से ज्यादा ईरान के हायर ऑफिसर्स इसमें शहीद हुए। ईरान और सीरिया के न्यूज चैनल ने कहा कि इसराइल ने ये अटैक ईरान की एम्बेसी पर किया। हालांकि इसराइल ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि वो कोई एम्बेसी नहीं थी बल्कि एक मिलिट्री बेस थी जहां पर हमास के लीडर छुपे हुए थे और एंटी इजराइल काम कर रहे थे। इसके बाद 13 अप्रैल को ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया और 14 अप्रैल को ये स्टेटमेंट जारी की और कहा कि ये सिर्फ एक वार्निंग है। अगर दोबारा हमारे एसेट्स या हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अगला हमला इससे भी ज्यादा सख्त होगा। इसराइल ने अगेन इस किस्म के बहुत सारे हमले किए जिसमें ईरान के और भी ऑफिशियल्स शहीद होते गए। जैसा कि 27 सितंबर 2024 के एयर स्ट्राइक में इनके सुप्रीम लीडर हसन नसरुल्लाह शहीद हुए। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने अगेन इसराइल पर 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला कर दिया और IRGS ने कहा कि हमारे 90% से ज्यादा मिसाइल्स इसराइल पर हिट किए हैं। हालांकि इसराइल ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया था। इसके कुछ टाइम बाद ही इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यह स्टेटमेंट जारी की कि ईरान को अब इस हमले का बहुत पछतावा होगा। जल्द ही हम ईरान की हालत पैलेस्टाइन और लेबनान जैसी कर देंगे। Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. नेतन्याहू की इस स्टेटमेंट के बाद बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को कुछ खास रोका होगा। इसराइल ने साथ ये भी स्टेटमेंट की कि ईरान ने बिला वजह हम पर हमला किया है, क्योंकि अब तक हमने कोई भी स्ट्राइक ईरान पर नहीं की, बल्कि हमारे दुश्मन तो हमास, हजबुल्ला और हुतीज हैं। हमास, हजबुल्ला और हुतीज ये नॉन स्टेट मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो इसराइल और वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ यमन, लिबनान और पैलेस्टीन में एक्टिव हैं। इन ग्रुप्स को बहुत सारे मुल्क तो टेररिस्ट भी कहते हैं। इन सब के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम इन पर होने वाले हमलों को किस तरह से रोकता है। सीरिया एयर स्ट्राइक के बाद जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो इनमें से कुछ मिसाइल्स को हवा में ही रोक लिया गया, इंटरसेप्ट कर दिया गया। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्पेस में ही रोक लिया गया, जिसकी वीडियोस भी इंटरनेट पर वायरल हुई। तो क्या इसका मतलब इसराइल को हवाई हमलों में कभी भी शिकस्त नहीं दी जा सकती? जरा रुकिए, ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसे रगड़ने पर एक जिन निकलता है और जब भी कोई मिसाइल इसराइल की तरफ आ रही हो वो उसे खा जाता है। एक्चुअल में जब कोई मिसाइल इसराइल की तरफ आ रही हो तो उसे इंटरसेप्ट करने के लिए इसराइल का बहुत ज्यादा खर्चा होता है। मतलब कि इसराइल की तरफ आने वाली मिसाइल को रोकने के लिए इसराइल अपनी तरफ से एक मिसाइल छोड़ता है जो उस मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है। इसराइल का सबसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम सिस्टम। ये सिस्टम 10 किलोमीटर तक हाइट और 70 किलोमीटर तक रेडियस में आने वाले छोटे मोटे मिसाइल्स को इजीली इंटरसेप्ट कर देता है। जब भी कोई मिसाइल इसराइल की तरफ आ रही होती है तो ये सिस्टम उसे डिटेक्ट करके अपनी तरफ से एक मिसाइल छोड़ता है जो आने वाले रॉकेट को रास्ते में ही खत्म कर देता है और
तबाह कर देता है। और एक रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए आयरन डोम का जो खर्चा है वो $50,000 तक होता है। इसके बाद इसराइल का सेकंड एयर डिफेंस सिस्टम है डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम। ये सिस्टम 15 किलोमीटर हाइट और 300 किलोमीटर के रेडियस में इसराइल की तरफ आने वाली मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर देता है। डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम जब आने वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है तो हर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इस सिस्टम को $7 से $8 लाख का खर्चा उठाना पड़ता है। और इसराइल का सबसे तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है एरो सिस्टम। ये एरो सिस्टम 100 किलोमीटर तक हाइट और 2400 किलोमीटर के रेडियस से आने वाली मिसाइल्स और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। अप्रैल में इस एयर डिफेंस सिस्टम ने स्पेस में ही एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था और उसकी ये वीडियो भी हमारे सामने आई। जब एरो सिस्टम किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है तो हर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इस सिस्टम को $2 से $3 मिलियन का खर्चा उठाना पड़ता है। मतलब कि अगर कोई कंट्री इसराइल पर अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ मिसाइल्स का अटैक कर दे तो शायद ये सिस्टम फेल हो जाए, क्योंकि ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ मिसाइल्स के अटैक्स को रोकने के लिए है। अगर कोई कंट्री इन पर 1000, 2000 या इससे भी ज्यादा मिसाइल्स दाग देता है तो ये सिस्टम उनको डिटेक्ट करके खत्म नहीं कर सकते। इनके मिसाइल्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इन सिस्टम्स के पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ एम्यूनिशन नहीं है। इनके पास इतने मिसाइल्स नहीं है कि हर आने वाले मिसाइल्स को रास्ते में तबाह कर सके। शायद यही वजह है कि इस रिसेंट हमले के बाद ईरान ने ये स्टेटमेंट भी जारी की कि ये अटैक सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिफेंस है। अगर दोबारा हमारे किसी एसेट्स या लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अगली दफा का अटैक इससे ज्यादा बड़ा और खतरनाक होगा। इसके बाद इसराइल ने अगेन कहा कि हमारी लड़ाई ईरान, इराक या सीरिया से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई तो हिजबुल्लाह, हुतीज और हमास से है। और ये तीनों ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो एंटी इजराइल और एंटी वेस्टर्न कल्चर काम कर रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि जब इसराइल हिजबुल्लाह, हमास या हुतीज पर हमला करता है तो ईरान बदले में इसराइल पर हमला कर देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज ईरान की प्रॉक्सीज हैं। 1982 में हिजबुल्लाह ग्रुप लेबनान में इसराइल के हमलों के खिलाफ बहुत ज्यादा एक्टिव था और आज तक हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान एक नॉन ऑफिशियल जंग तो चल रही है। लेकिन 9 अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो 10 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने भी ऑफिशियली तौर पर इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। रिसेंटली लेबनान में एक पेजर अटैक हुआ जिसमें 3000 से ज्यादा पेजेस ब्लास्ट हुए। पेजेस असल में एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है और ये मेंबर्स मोबाइल या कोई और कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करने की बजाय पेजेस यूज करते थे ताकि ये ट्रैक ना हो सके। वेस्टर्न कंट्रीज हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर्स कहते हैं कि हम तो सिर्फ इसराइल की बेबुनियाद ऑक्यूपेशन और इस्लामिक वर्ल्ड में वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ हैं। इसके बाद सेम मोटिव के साथ 1990 में हुतीज ग्रुप यमन में एक्टिव हुआ। ये ग्रुप भी इसराइल की बेबुनियाद ऑक्यूपेशन और वेस्टर्न कल्चर के ही खिलाफ था। हुतीज ग्रुप यमन की गवर्नमेंट के भी खिलाफ है। और अगर हमास की बात करें तो हम सब जानते हैं कि ये वो ग्रुप है जो पैलेस्टाइन में एक्टिव हुआ और जिसने 2023 में इसराइल पर हमला किया। हालांकि इस हमले में हमास को बहुत ज्यादा शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस हमले की वजह से फलस्तीन अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। 43,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जिसमें 60% से ज्यादा औरतें और बच्चे शामिल थे। 95,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 80% कंट्रीज ये चाहती हैं कि अब यहाँ पर सीज फायर होना चाहिए, जंग खत्म होनी चाहिए और जो इनोसेंट पीपल्स बेघर हो चुके हैं, जिनके कोई लवाहिकीन मर चुके हैं, अब उन्हें सुकून से रहने देना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं अरसलान रहमत आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।